अच्छा, रिकॉर्ड भी कर ले सर जी, हैंड फ्री उतार दें, ठीक हो गया। चले जी, हैंड फ्री उतार दिए हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आपके दोनों मैसेज मुझ तक पहुंच गया। अब आगे बात करें, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था जी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो, हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि पास्टुलेट में पहला तो मैंने कहा कि पॉलीमॉलिक्यूलर हो गया। दूसरा मैंने कहा कि लैंगमॉयर की सारी अजम्पशन वैलिड रहेंगी। तीसरा मैंने कहा कि सक्सेसिव लेयर के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यानी एडजॉर्प्शन या कंडेंसेशन ऑन सरफेस S0, और फिर जो डिजॉर्प्शन है फ्रॉम सरफेस S1। और इसी तरह बाकियों में आप एक एक नंबर का डिफरेंस देंगे। अब चौथा है, मैंने कहा कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व होगी, और वो जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व है उसके बारे में डिटेल ये है कि पहली लेयर चूंकि गैस के मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका डायनेमिक्स या फिनोमिना मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, बाकी लेयर्स का डिफरेंट होगा। तो हम यूं कहते हैं कि पहली लेयर की फॉर्मेशन के बाद जो बाकी लेयर्स बनेंगी, यानी लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 एंड सो ऑन, जितनी भी लेयर्स बनी, वो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल ही एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो रहे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि वो गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, यानी जो उसमें हीट इन्वॉल्व है, हम उसे कहेंगे कि ये हीट ऑफ कंडेंसेशन ही है। जी आ जाए, उन्हें कहीं क्लास ले रहे हैं, उन्हें बता दें कि हीट ऑफ कंडेंसेशन ही इन्वॉल्व है। तो ये हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर को एल से डिनोट की है। अब मैं कह रहा हूं कि जो इस इक्वेशन की भी जो डेरिवेशन है उसकी काइनेटिक पिक्चर वही होगी जिस तरह कि हमने लैंगमॉयर में डेरिवेट किया था कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन आपस में इक्वल होंगे और फिर इस तरह लेयर्स बनेगी वगैरह वगैरह। यानी मेन जो उसकी डेरिवेशन है वो लैंगमॉयर के पास्टुलेट्स पे ही बेस कर रही है, और वो पास्टुलेट वही हैं, यानी मल्टी लेयर के अलावा या जो हीट इन्वॉल्व है कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के रेट्स इक्वल होंगे। एक और, जैसा मैंने कहा कि चूंकि सरफेस के ऊपर आके मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, तो मेन प्रिंसिपल फोर्स जो है वो कंडेंसेशन की फोर्सेस है, जो कि पहली और दूसरी और तीसरी और सारी लेयर्स की फॉर्मेशन कंप्लीट कर रही हैं। एक पॉइंट ये ज़हन में रखिएगा, मैंने पहले भी अर्ज की कि पहली लेयर चूंकि गैस के मॉलिक्यूल और सॉलिड की सरफेस के दरमियान इंटरेक्शन की बेस पे एडजॉर्प्शन हो रही है, उसका फिनोमिना, मैकेनिज्म, डायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। दे आर इंटायरली डिफरेंट इन डायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स एटसेट्रा। लेकिन जो बाकी लेयर्स हैं, यानी लेयर नंबर 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो गैस ही के मॉलिक्यूल पहली लेयर पे बैठे, फिर दूसरी पे बैठे, फिर तीसरी, वो तो एक जैसे मॉलिक्यूल गैस ही के बैठ रहे हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन, एनर्जी जो इन्वॉल्व है और जो डायनेमिक्स है, जो मजाज है, वो सारा सेम है। तो इसका मतलब है कि हम एक पास्टुलेट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है वो यूं समराइज कर सकते हैं कि E1, यानी पहली लेयर की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, दैट इज नॉट इक्वल टू E2 और E3 और E4 और E5 और एनी लेयर्स एनर्जी, किसी भी लेयर की एनर्जी जो पहली लेयर की एनर्जी से मुख्तलिफ होगी। हाँ, लेकिन जो एनर्जीज हैं लेयर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बाकी सब लेयर्स की एनर्जीज सेम है, और वो एनर्जीज EL, यानी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये मैं लेटेंट हीट से L लिखा है, यानी वो वाली एनर्जी जो है वो सबके लिए सेम है, यानी जो वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विफाई करने के लिए जिस तरह एनर्जी लगती है, ये वही वाली लेयर्स की एनर्जी है। लेकिन पहली लेयर में काम मुख्तलिफ है, इसलिए E1 इज नॉट इक्वल टू E2, बट E2, E3, E4 दे आर ऑल इक्वल एंड दे आर इक्वल टू EL। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के कांस्टेंट्स को A और B से रिप्रेजेंट करें, तो उनकी जो रेशो होगी B और A की, डिजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की जो रेशो होगी, वो पहली लेयर की, यहाँ पे मैंने पहली लेयर नहीं लिखी हुई, बी B1 और A1 नहीं लिखी हुई, बाकी मैंने सारी लिखी हैं B2 ओवर A2, यानी जो
डिजार्प्शन, इसमें बी डिजार्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एडजार्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैं कह रहा हूं कि जो बी और ए की रेशो है, यानी लेयर नंबर 2 की जो डिजार्प्शन और लेयर नंबर 2 की जो एडजार्प्शन है, उसके जो जो कांस्टेंट्स की रेशो है, यानी जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन में कहा था, वो रेशो सारी आपस में इक्वल है। B2, B3, B4, B5 और ith लेयर, वो जितनी भी आई इंटीजर तक लेयर्स बनेगी वो सारी रेशोज इक्वल हैं, क्योंकि एक जैसे मॉलिक्यूल ही पे बैठ रहे हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल ही सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक जैसे मॉलिक्यूल ऊपर आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये तो थे जो पास्टुलेट्स थे। इसमें मैंने B1 और A1 नहीं लिखा हुआ। आई एम रिपीटिंग कि B1 और A1 इसलिए नहीं लिखा हुआ कि वो लेयर पहली लेयर है जो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। रीजन क्या है कि उसमें दो डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। जॉर्बेंट सॉरी हाँ, जॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट डिफरेंट है और एडजॉर्बेट भी डिफरेंट है। लेकिन जो बाद वाली सक्सेसिव लेयर्स हैं उसमें तो गैस ही के मॉलिक्यूल्स पे बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि B2/A2, B3/A3, these ratios are equal to each other and they can be recognized as arbitrary constant G, यानी ये रेशियो G को G के इक्वल हमने सपोज कर ली। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अब जरा समझिएगा कि सबसे पहले हमने जो बात की थी, ये आपके सामने एक ग्रीन कलर में, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये कॉन्सेप्ट पहले लैंगमर में भी था कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, और वो दो चीज़ें क्या है, एक तो प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा, और दूसरा क्या है कि सरफेस अवेलेबल। अब इसमें S0 एम्प्टी सरफेस है, यानी जो अवेलेबल सरफेस है, जो नेकेड सरफेस है जिस पे अभी एडजॉर्प्शन नहीं हुई। S0 वो सरफेस एरिया है जो कि जहां पे अभी एडजॉर्प्शन 0 है, यानी कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं हुई। S1 लेयर नंबर 1 के मॉलिक्यूल्स ने जो ऑक्युपाई की उसको मैं S1 कहूंगा। इतना सरफेस एरिया S1 होगा। S2 होगा जब दो लेयर्स बनेगी। S3 तीन लेयर्स के लिए, 4 5 इस तरह मैं यानी इसको डिनोट करूंगा मुख्तलिफ सिंबल्स। सरफेस एरिया नंबर 1 2 3, और जो एम्प्टी सरफेस है उसको S0 से डिनोट कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। ये कर्सर मैं वहां पे मूव कर रहा हूं, ग्रीन कलर में आपके सामने आ रहा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया S0। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं, ये प्रेशर और ये जो सरफेस है, तो मैं इनको इकट्ठा करके लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड S0 या S0। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट A1 यानी सरफेस नंबर 1 पे जो एडजॉर्प्शन हो रही है उसका कांस्टेंट, ये मैंने A1 एडजॉर्प्शन कांस्टेंट डिनोट किया। अब डिजॉर्प्शन क्या है, ये सारा एडजॉर्प्शन थी, ठीक है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन था। अब डिजॉर्प्शन की बात करते हैं। डिजॉर्प्शन में रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, अच्छा ये जो है ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसको आप ये ग्रीन वाले को इग्नोर करें, ये मुझे यहाँ से रिमूव करना चाहिए। ये मैं अभी उसको रिफाइन कर रहा था तो फिर चले, अब ठीक हो गया है। हाँ जी, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आपके सामने अभी स्क्रीन पे ब्लैक कलर में मौजूद है। और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन कहां से होगी, सरफेस नंबर 1 पे। ये जरा बात समझिएगा, मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। जब पहली सरफेस की बात हो रही है, सबसे पहले मॉलिक्यूल बैठने के लिए आए, उससे पहले तो कोई मॉलिक्यूल वहां पे था ही नहीं, सारी सरफेस एम्प्टी थी। तो S0 सरफेस एरिया था जो कि अवेलेबल था। एडजॉर्प्शन के लिए जो अवेलेबल सरफेस थी वो S0 थी। अब जब पहली लेयर के कुछ मॉलिक्यूल्स यानी वहां पे मौजूद हो गए, पहली लेयर कुछ ना कुछ जगहों पे बन गई, तो फिर हम यूं कहेंगे कि जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो S1 कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कितनी सरफेस
ऑक्युपाई हो चुकी, S1 यानी पहली जो लेयर बनी उसकी बात कर रहा हूं। और साथ में ये एक्सपोनेंट है -E1/RT। ये RT और E1 क्या है, इसको जरा समझिएगा। E1 एनर्जी है पहली लेयर की, और R और T टेम्परेचर और R गैस कांस्टेंट है। तो ये चीज लैंगमार्क की इक्वेशन में मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? मिसिंग ये थी कि उसमें टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया था, कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो डिजॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट चेंज होगा वो उसमें नहीं बताया गया था। और डिफरेंट टेम्परेचर पे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था वो चेंज हो रहा था। उस फैक्टर को क्वांटिटेटिव फार्मूले में रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। तो इसने बेट इक्वेशन में इन लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, इधर कोई क्वेश्चन आया जी? ओके, कोई पॉइंट नंबर 5 रिपीट करूं? पॉइंट नंबर 5 क्या था बोला? ये आपने बहुत लेट पूछा जी। पॉइंट नंबर 5, पास्टुलेट नंबर 5 कह रहे हैं ना? पॉइंट नंबर 5 सुने जी। पॉइंट नंबर 5 है कि पहली लेयर जो है ना वो तो हो गई कि गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे बैठे, पहली लेयर को भूल जाएं। उससे अगली लेयर्स की बात करें। लेयर नंबर 2, पहली लेयर मॉलिक्यूल्स की गैस मॉलिक्यूल की बनी, उसके बाद फिर गैस के मॉलिक्यूल बैठे, सेकंड लेयर बनी। फिर तीसरी में फिर सेकंड लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के ऊपर फिर थर्ड लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बैठी। तो वो जो इंटरेक्शन है गैस मॉलिक्यूल ही का आपस में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में। लेकिन फर्स्ट लेयर जो इंटरेक्शन है वो सॉलिड सरफेस और गैस के मॉलिक्यूल के, वो डिफरेंट है। तो मैंने कहा था कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह 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 लेयर्स हैं उनका मजाज आपस में एक जैसे है, और जो एनर्जी उसमें इन्वॉल्व है, जो हीट इन्वॉल्व है, वो जिस तरह हीट या लेटेंट हीट वेपर्स की कंडेंस होने के लिए होती है, लिक्विफाई होने के लिए होती है, वही है। यानी इकट्ठे इकट्ठे कंडेंसेशन के लिए जो हीट या एनर्जी इन्वॉल्व है वही इन लेयर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन पहली लेयर के अलावा। ये पॉइंट था और इसको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया। अब चले जी, मैं कह रहा था कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के रेट्स में यहां पे हम बात कर रहे थे कि डिजॉर्प्शन में रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है, एक तो सरफेस S1 कितनी कवर हो चुकी, और दूसरा एक्सपोनेंट में ये E1 और ओवर RT कि ये पहली सरफेस पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो कैसी है, और जो टेम्परेचर है वो कैसा है। यहां टेम्परेचर चेंज होगा तो भी डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट चेंज होगा, और जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसके चेंज होने से भी डिजॉर्प्शन का एक्सटेंट चेंज होगा। तो ये पहली लेयर के लिए हमने सिर्फ फॉर द वेरी फर्स्ट लेयर हमने ये एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन को डिनोट किया। यहां पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया। आर डी जो कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है इज इक्वल टू B1। यहां पे B1 डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट है, A1 डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट था, B1 डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट है, और यहाँ पे बाकी इक्वेशन वही है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया है। तो इसका मतलब है कि डिजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के रेट्स जो हैं एक स्टेज पे आके इक्वल हो जाएंगे, और वो स्टेज कहलाएगी इक्विलिब्रियम स्टेज। अब हम उस स्टेज पे जाके बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। ये जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्वल होंगे, ये जरा देखें कि जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है पहली लेयर का, ये पहली लेयर के लिए A1P(S0), ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा पिछली स्लाइड में। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन A1P(S0) और ये इक्वल है B1S1, और एक्सपोनेंट में ये एक्सप्रेशन, ये वही सिर्फ मैंने आपस में इक्वलाइज किए है। पहली जो इक्वेशन है, ये पहली लाइन जो मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वही डिजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के रेट्स को इक्वल करके लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन में से A1P(S0) इज इक्वल टू B1S1 एक्सपोनेंट ऑफ E1/RT। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की, सॉरी लेयर नंबर 2 की बात करूं, तो फिर यहां पे मेरे पास आ जाएगा A2, यानी ये लेयर नंबर 1 की बात हो रही थी।
तो लेयर नंबर 2 A2P और यहाँ पे S1 इसलिए कि एडजॉर्प्शन S1 पे जो होगी, S1 वो सरफेस एरिया है जो पहले लेयर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। अब जो लेयर नंबर 2 की एडजॉर्प्शन होनी है वो देखना है हमने कि कितनी अवेलेबल सरफेस है S1 की, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स ने वहां पे बैठना है जहां पे S1 हो। बात समझ आई है? तो इसका मतलब है कि कितना S1 एरिया अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर रहे हैं लेयर नंबर 2, और दूसरा प्रेशर कैसा है, और ये एडजॉर्प्शन का कांस्टेंट A2, और दूसरी साइड पे B2S2 इसी तरह यानी चेंज होके E2 मैंने यहां पे लिख लिया कि जो एनर्जी इन्वॉल्व है लेयर नंबर 2 की वो डिफरेंट होगी। ये E1 और E2 आपस में डिफरेंट है। लेयर नंबर 3 की बात करते हैं। लेयर नंबर 3 में A3PS2, यहां पे एक चीज आप नोट करिएगा कि बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम आ रहा है और A4 में भी वही सेम आ रहा है। अगर मैं लेयर नंबर 4 की बात करूं, सिर्फ सिर्फ यहां पे चूंकि अवेलेबल सरफेस एरिया पहली लेयर के लिए जो बिल्कुल नेकेड एम्प्टी वेकेंट है वो S0 था पहली लेयर के लिए, और दूसरी लेयर के लिए S1 वाला सरफेस जो एरिया जो अवेलेबल था, लेयर नंबर 3 के लिए S2 वाला, और लेयर नंबर 4 के लिए 3, यानी ये एक डिजिट कम है। अगर लेयर नंबर 1 है तो फिर सरफेस एरिया जो उससे पहले वाली लेयर का था, नंबर 2 है तो उससे पहले वाली, 3 है तो उससे पहले वाली, 4 है तो उससे पहले वाली, बाकी सारे डिजिट सेम है। यहाँ पे A1 है, इधर B1 है, इधर S1 है, इधर लेयर नंबर 1 का E1 है, यहाँ पे E2 है, B2 है, A2 B2 S2 E2, यानी जो लेयर का नंबर होगा वही सारे सबस्क्रिप्ट में नोटेशंस आ रही हैं, मास सिवाय इस वाले सरफेस एरिया जो एडजॉर्प्शन के रेट में जो उससे पहले वाली लेयर का होगा। ये पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूं कि सपोज अगर अभी प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन शुरू हुआ, सबसे पहली लेयर की फॉर्मेशन शुरू हुई, तो सबसे पहले लेयर हम देखेंगे कि एम्प्टी एरिया कितना है। तो वो सरफेस एरिया होगा कि नेकेड या बेयर या एम्प्टी सरफेस एरिया कितना है, वो S0 यानी S0 सरफेस एरिया होगा। लेकिन जो लेयर नंबर 2 होगी उसमें S1 होगा कि पहले मॉलिक्यूल की लेयर कितनी बन चुकी है, पहला एक एक मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया कवर किया है, वो दूसरी लेयर के लिए अवेलेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब है कि एक लेयर पहले हम जाके सरफेस एरिया की बात करें, बाकी सारा सेम सीन है। तो इसको इकट्ठा करके मैं हर एक लेयर के लिए कि सपोज मेरे पास 50 60 70 जितनी भी लेयर्स हैं, तो मैं आई इंटीजर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि आई यानी जो भी कोई नंबर ऑफ लेयर है, सपोज वो 25 है, 50 है, 100 है, जो भी है, ये आई नंबर ऑफ लेयर जो भी होगी, पी और एस, ये आई में से एक 1 मैंने कह दिया, और यहाँ पे BISI ये सारा EI कह दिया। यहां तक मेरे ख्याल को मसला नहीं होना चाहिए। इधर कोई फिर मुझे क्लिक की आवाज आई, शायद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। हाँ, अच्छा, वाह, थैंक यू जी, आपने फीडबैक दिया। तो ये अगर समझ आ रही है तो फिर अच्छा वगैरह ना लिखें, फिर बंदा ऐसे ही बीच में समझता है कि कोई शायद कंफ्यूजन है। जब सब खामोशी को अच्छा समझ लिया जाता है, आप अगर खामोश है तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, यानी बात सही, कि आप इस बात पे मुतमईन हैं, ठीक है ना? तो मशरकी कल्चर के मुताबिक कि आप अगर खामोश हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप मुतमईन हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आप डॉक्टर अकबर साहब हंस रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, आगे चलें जी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमने आई लेयर यानी कोई सा इंटीजर, कोई भी नंबर जो सपोज 50 60 70 80 व्हाट्सोएवर जो भी नंबर था, उसके लिए हमने एक जनरल एक्सप्रेशन नोट कर लिया। अब जरा सॉरी, अब जरा इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन को देखिएगा। मैंने क्या किया है, ये पहले वाली ही रो को, हट जा यार, मेहरबानी तेरी। अच्छा, ये पहले वाली लेयर ही को, ये वाली जो लेयर थी, इसमें से मैं अगर S1 सरफेस एरिया नंबर 1, सरफेस एरिया नंबर 1 इसको इधर ही रहने दूं, बाकी सारा एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे लेके जाऊं, बात समझ रहे? ये S1 इधर ही रहने दें,
B1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, A1 के नीचे आ गया, A1 डिवाइडेड बाई B1। और ये जो साथ में S1 है ये तो मैंने इधर ही रखा, और ये P उसी साइड पे रहा, और ये जो एक्सपोनेंट में EI/RT है ये भी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में चला गया, और ये S0 पहले से मौजूद है। मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है S1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये जो S1 की वैल्यू है, ये जो S1 की वैल्यू है A1/B1 P और E, और ये एक्सपोनेंट में जब ये ऊपर जाएगा तो ये E1/RT ये प्लस में आना चाहिए मेरा ख्याल है। ये कहीं मैंने लिखते हुए शायद गलत लगा दिया, या आपने चेक नहीं किया, आपने जब लिखा है ना S1 जो है ना ऊपर जाके हाँ ये देखने, ये आपने सिंबल उसका चेंज नहीं किया, गड़बड़ कर दी। चले कोई बात नहीं, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, अब आप इस पॉइंट को देख रहे हैं कि वो मैंने जो साइन था यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे इसमें, ये जो एक्सपोनेंट में ऊपर जाके अगर p के साथ में लिखूं तो इसकी जो नेगेटिव पावर थी ऊपर जाके ये प्लस में हो गई, ये एक्सपोनेंट ऑफ, तो साथ में S0 है। ये जो जो सारा S0 के साथ जो सारा एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये A1 डिवाइडेड बाई B1, और साथ में प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में ई यानी एक्सपोनेंट में E1/R थी। इस सारे को मैं y से रिप्लेस कर रहा हूं, इस सारे को मैं y कंसीडर कर रहा हूं। और इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर यानी आपको समझ आ गई कि ये सारा y के इक्वल है, ये A1 B1 ये नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब ये y/S0 हो गया। अब अगली इक्वेशन की बात करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 2 था लेयर नंबर 2 के लिए, जो इसमें से अगर मैं S2 को यहीं पे रखूं तो S2 क्या होगी, S2 को इधर ही रखें और ये रेशो आ जाएगी A2 डिवाइडेड बाई B2 और P और साथ में S1 आ जाएगा। इसको अगले पेज पे चलते हैं। S2 के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये जरा देखिएगा, ठीक है। A2 डिवाइडेड बाई B2 और P और एक्सपोनेंट में, हाँ यहाँ पे एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज अगर अगर मैं यहाँ पे S2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, इसी तरह S3 की करूं, 4 की, 5 की, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये E2 E3 E4 E5 वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो एनर्जीज हैं E2 E3 E4, ये तो एनर्जीज मैंने इक्वल की थी EL के, तो यहाँ पे E2 की जगह E3 की जगह E4 की, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, मैं EL लिख सकता हूं। और चूंकि यहाँ पे मैं E2 E3 ये सारे EL ही हो गए, और दूसरी बात ये कि जो ये रेशियो है A2 और B2 की रेशियो, वो A2 और B2 की रेशियो यानी लेयर नंबर 2 के लिए एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के कांस्टेंट की रेशियो, और लेयर नंबर 3 के लिए लेयर नंबर 4 वो रेशियो भी सेम है, क्योंकि वेपर्स ही वेपर्स पे आ रहे हैं, लेकिन ये रेशियो सेम नहीं है A1B1 वाली। तो इसका मतलब है ये A1B1 वाले एक्सप्रेशन के लिए मैंने इस सारे एक्सप्रेशन को जिसमें एनर्जी E1 है Y कंसीडर किया है, लेकिन बाकी सारों के लिए मैं अगर S2 की वैल्यू ले रहा हूं, S3 की, S4 की, S5 की या SI की, किसी भी वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं तो उसको मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी ये सारे आपस में x होंगे। यानी ये लेयर नंबर 2 के लिए भी, लेयर नंबर 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, वगैरह वगैरह। कोई क्वेश्चन शायद आया है बीच में, क्लिक की आवाज आई है मुझे। नहीं, कोई नहीं है। हेलो, आप लोग हैं क्लास में? जी सर। ओके ओके, अच्छा ठीक है। कोई वैसे ऊँ करते रहे को पता चले कि लोग बैठे हुए हैं। वेरी गुड, नाइस। अच्छा चले जी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो एस 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 S1 जो पहली सरफेस थी उसके लिए एक्सप्रेशन इक्वल आ गया Y/S0 के, Y/S0। और जो इक्वेशन नंबर 2 सॉरी S2 है, सरफेस नंबर 2 के लिए यहां पे x आ जाएगा, और साथ में जरा देखें क्या सीन बन रहा है। यहां पे देखें
कि ये सारा तो x हो गया ना, ये वाला, और साथ में S1 है, S1, S1, ठीक है। S1 बजाते खुद क्या है, S1 बजाते खुद क्या है, S1 तो अभी हमने कहा कि वो YS नॉड है, YS नॉड है ना, क्यों मेरे भाई, बात समझ आ रही है? यस सर। S1 तो YS नॉड है, तो जो अगली लेयर के लिए हम यहाँ पे S2 में यहाँ पे जो S1 है, ये साथ में तो मैंने X कह दिया, ये साथ सारा एक्सप्रेशन X कह दिया, तो ये जो S1 है ये YS नॉट है, तो इसका मतलब है S2 हो गया XYS नॉट। इसी तरह मैं अगर अब यहाँ पे आइएगा, अगर S3 की बात करूं, यहाँ पे S3 को वैल्यू को चेक करूं, तो बाकी सारा वही होगा यहाँ पे, यानी A2 B2 होगा, P होगा, और यहाँ पे EL आएगा, तो यानी बाकी सारा सेम ही होगा, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज होने वाली जगह ये होगी कि यहाँ पे X और फिर साथ में XYS2, ये शायद क्या हो रहा है, क्या मसला भाई? वाह, क्या बात है जी, ठीक हो गया जी, ठीक है जी, ठीक है। ये जरा प्लीज एक मिनट होल्ड करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ना क्लास में हूँ, अभी क्लास ले, अभी अभी भाई बात सुन लें, मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास के बाद घंटे बाद कॉल करिएगा, 1 घंटा ठहर के। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अच्छा बात हो रही थी, हाँ मैं कह रहा था कि अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें इसी शीट पे, जो S3 है सपोज, तो वो रेशो होगी A3/B3 और साथ में P और एक्सपोनेंट और वही, तो ये E1 2 3 सॉरी 1 के अलावा 2 3 4 वो तो EL ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे ना, ये S2 XYS नॉट था, X3 में क्या होगा, एक x और आ जाएगा, यानी x2 x स्क्वेयर YS नॉट, ये जब आप लिखेंगे ना तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, या मैं इसमें मजीद कुछ 1-2 लाइंस ऐड करके आपको कोशिश करूंगा कि परेशानी ना हो ये पॉइंट समझने में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सरफेस आ रही है S1 S2 S1 के अलावा, सॉरी S1 तो यहाँ पे थी YS नॉट, S1 जो हमने पिछली शीट पे पढ़ी, S1 इज इक्वल टू YS नॉट, ये वाली, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वाली लेयर्स है, S2 आ गई XYS नॉट, S3 आ गई X2YS नॉट, S4 आ जाएगी X3। यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखेंगे, वो यही होगा, वो पॉइंट यही होगा कि जो लेयर का नंबर है, सपोज ये लेयर नंबर 2 है, इससे एक पावर कम होगी x की, साथ में YS नॉट ही आ रहा होगा, ये कॉमन ही आ रहा होगा, YS नॉट, ये YS नॉट, ये YS नॉट, लेकिन इधर जो लेयर नंबर है ना 2 है, तो इधर x की पावर 1 होगी, इधर अगर लेयर नंबर 3 है, सरफेस एरिया नंबर 3 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रही होगी, यहाँ पे अगर S4 है तो यहाँ पे x की पावर 3, यानी एक पावर कम आ रही होगी, तो इसको इकट्ठा हम यूं लिख सकते हैं कि SI जो भी नंबर है इंटीजर, यहाँ पे x का I-1, यानी एक उसमें से कम कर लें, और ये जो एक्सप्रेशन साथ में YS नॉट, ये जो बात है कि I-1 यानी उसमें से एक